DSPPL has completed years of its program Pathway to Wisdom. श्री स्वामी समर्थ ये हमारा प्रेरणा स्थान है और हमारे जो अजीत तेलन who has been a nuclear scientist and entrepreneur in the past and for past 25 years he is walking on the path of spirituality and taking all of us on this beautiful path. So for age group of 9 to 19 years we are conducting this Pathway to Wisdom program जिसको इस 2022 में 10 साल पूरे हो गए. अरे वाह, क्या बात है. इसी के एंगल से हम ये सोशल एम्पावरमेंट फोरम चलाते हैं जहाँ पे अमावस्या और पूर्णिमा को अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के तज्ञों को, पर्सनालिटीज को, एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं कि उनके साथ बातचीत करके उनके अनुभवों से कुछ इंसाइट्स हमें भी मिल सके. तो इसलिए उसी माध्यम में हमने आपको भी आज इनवाइट किया है. सो वंस अगेन वार्म वेलकम टू यू and thank you very much for joining this particular forum. आपका बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपने मतलब पहले तो स्वीकार किया हमारा आमंत्रण और आप यहाँ पे आए और इसलिए आपके साथ वार्तालाप करने के लिए हम बहुत ही उत्सुक हैं. थैंक यू सो मच. सेम हियर. मैं भी बहुत उत्सुक हूँ आपके साथ वार्तालाप करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस. बहुत सारे आपके मुलाकात या आपके इंटरव्यूज हुए होंगे और उसमें सामान्यतः एक पहला प्रश्न आपको हमेशा पूछा गया होगा कि कैसे ये सारी की शुरुआत हुई, म्यूजिक आपके जीवन में कैसे आया, तबला ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये तबला इंस्ट्रूमेंट ने आपको चुना या आपने वो इंस्ट्रूमेंट को चुना, ये सारी जर्नी कैसे शुरू हुई. हमेशा ये पहला सवाल आपको शायद पूछा जाता होगा, पर हम भी उसी के साथ आपके साथ ये वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे. मेरा कहना है कि ये जो भी मेरा जीवन का प्रवास रहा है, जर्नी रहा है, वो मैंने कुछ भी प्लानिंग किया नहीं था. वो सब ऊपर वाले ने ही प्लान किया था, ऐसे मुझे लगता है. मेरे घर में कोई भी प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं है, तबला वादक तो कोई भी नहीं है. लेकिन मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मेरा जन्म ऐसे फैमिली में हुआ. मेरे नानी ये प्रसिद्ध कीर्तनकार थी, शांताबाई गोखले नाम, और मेरे पिताजी ये प्रसिद्ध संस्कृत पंडित थे. तो बहुत ही एक कल्चर्ड फैमिली में मेरा जन्म हुआ. ये मुझे बहुत भाग्यशाली मैं खुद को समझता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा ये कहना होता है कि जो हमारे जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट दिन रहते हैं, यानी हमारा जन्म, हमारा मृत्यु, इन दोनों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है. हम कहाँ पैदा होते हैं इस पे कोई हमारा कंट्रोल नहीं होता है. वो सब ऊपर वाले की देन होती है. तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरा जन्म ऐसे एक परिवार में हुआ जो बहुत ही सुसंस्कृत और कल्चर्ड फैमिली है. तो बचपन में हमारे घर में कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियन था नहीं, लेकिन सबको म्यूजिक बहुत पसंद था. और मुझे बचपन से मेरी माँ अलग अलग कॉन्सर्ट्स को ले जाया करती थी. तो जो पहला कॉन्सर्ट मुझे जो याद है वो सवाई गंधर्व महोत्सव में एक कॉन्सर्ट हुआ था, जिसके लिए मैं मेरी माँ के साथ गया था. तब मेरी उम्र कुछ 5 साल या 6 साल की थी. तब पहली बार मैंने वहां पे सवाई गंधर्व में तब के बहुत मशहूर तबला वादक पंडित शांता प्रसाद जी का तबला सुना मैंने, और उसका इम्पैक्ट मुझ पे बहुत हो गया. इतना हो गया कि उसके बाद जब भी कोई मुझे पूछता था कि तुम आगे जाके क्या बनना चाहते हो, तो मैं कहता था कि मैं तबला वादक बनना चाहता हूँ, शांता प्रसाद जी बनना चाहता हूँ, ऐसे कहता था. तो
ये सुन के फिर हमारे बाजू में ही एक सामंत गुरुजी करके बहुत अच्छे तबला वादक थे, तबला गुरु थे, उनकी क्लासेस थी। उनके क्लास में मैंने 6 साल की उम्र में मैं सीखना शुरू किया। अच्छा। तो ऐसे ऐसे तबला का इंट्रोडक्शन मेरे जीवन में इस प्रकार का हुआ कि मैंने शांता प्रसाद जी का सुना और उसका इम्पैक्ट मुझ पे बहुत हो गया, अच्छा, पावरफुल इम्पैक्ट हो गया है। वेरी गुड। अजीत सर हमेशा कहते हैं बचपन में या कभी भी सीखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होती है क्यूरियोसिटी और दूसरा होता है आइडॉल वर्शिपिंग। क्यूरियोसिटी मतलब क्यूरियोसिटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कोई ना हाँ, कोई व्यक्ति हमें ऐसा प्रभावित करता है, जैसे आपके जीवन में भी आपने वर्णन किया कि इतनी छोटी उम्र में एक तो आपको वो मौका मिला कि आप आपके माँ के साथ वो प्रोग्राम में गए और तब ये अच्छा परफॉर्मेंस आपको अनुभव करने का चांस मिला। तो क्या हाँ। तब जर्नी शुरू हो गई, तब से आप मतलब सिर्फ तबला या उसी में जुट गए? नहीं, ऐसे नहीं था। तब मैं तबला सीखना शुरू किया, लेकिन वो एक हॉबी की तरह ही था। यानी ज्यादा करके मैं समर वेकेशन या दिवाली वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन में ज्यादा करके मैं जाता था उनके पास। और बाकी के दिन स्कूल स्कूल के जो एग्जाम्स है, और मैं फिर हाई स्कूल में ज्ञान प्रबोधिनी करके पुणे में बहुत मशहूर स्कूल है। हाँ तो हाँ। उस तो 5वीं के बाद में उसमें मुझे एडमिशन मिली थी। तो उनके बहुत ही काफी बिजी डे होता था ज्ञान प्रबोधिनी में। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो तबला पीछे पड़ गया, और एक शायद 7वीं 8वीं में मैंने तबला सीखना छोड़ दिया था। ओह। क्योंकि तब तक जो तबला मैंने सीखा था वो हॉबी जैसे ही था। जैसे आजकल भी बहुत पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को कोई समर वेकेशन में क्रिकेट के लिए वो डालते, क्रिकेट के इसमें डालते, या किसी हॉबी 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 क्लास में डालते, वैसे ही था उसका। वो कोई सीरियस इतना ये नहीं था। लेकिन वो जो आग अंदर शांता प्रसाद जी ने जलाई थी वो बुझी नहीं थी, जो कि फिर से एक तबला बजाना शुरू मैंने किया जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया। अरे बाप रे। ओ हो। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हुआ कि अ, मेरे साथ आज के मशहूर गायक पंडित विजय कोपरकर जी वो भी थे। ओ। मेरे ही साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ते थे, और इंटर कॉलेज कंपटीशन में उनके साथ तबला बजाने के लिए वो तब भी बहुत मशहूर थे। तभी से वो उनका नाम बहुत लोग जानते थे। तो इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में उनके साथ बजाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई तबला वादक नहीं था, और उनको पता था कि मैं बचपन में तबला सीखा हूँ। क्योंकि बहुत साल पहले, यानी हम दूसरी या तीसरी स्टैंडर्ड में थे, तब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ परफॉर्म किया था। अच्छा। तो तो उनको याद था कि मैंने तबला सीखा है। तो उन्होंने मुझे फिर से तबला बजाने के लिए, शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया उनके साथ। तो वैसे मेरा तबले की तरफ मैं फिर से मुड़ गया। तो उनके साथ इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में बजाना शुरू किया। काफी प्राइजेस भी तब मिली मुझे, ओ। हम दोनों को मतलब, और हम दोनों की वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज को। तो वैसे शुरुआत हो गई, लेकिन तब मैं किसी के पास सीखता नहीं था। जो भी बचपन में सीखा था वही याद करके करके मैं बजाता था। और फिर इंजीनियरिंग होने के बाद मैंने जॉब शुरू किया एएसबी पंप्स करके, एक जर्मन कंपनी, मशहूर कंपनी है उसमें। तो क्या हुआ कि बचपन में मैंने जिनके पास तबला सीखा था, सामंत गुरुजी, उनका देहांत हो गया, और उनकी पहली बरसी में मैंने पंडित सुरेश तलवलकर जी का तबला सोलो पहली बार सुना। और अच्छा। जैसे बचपन में शांता प्रसाद जी का इम्पैक्ट मुझ पे हुआ था, वैसे ही या उससे ज्यादा ही इम्पैक्ट सुरेश जी का तबला सुन के मेरे ऊपर हो गया।
और मुझे अंदर से बहुत फिर से लगने लगा कि फिर से तबला सीखना चाहिए। अच्छा, मतलब बहुत काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सेकंड हाँ थर्ड से स्टैंडर्ड में परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद इंजीनियरिंग के सेकंड थर्ड ईयर में दोबारा तबला ने याद दिला, तबला की पुकार आई। जी और जी एक चीज ऐसी लग रही है कि कोई चाहता ही था कि आप शायद इसी क्षेत्र की तरफ बढ़े, क्योंकि कंटिन्यूअसली कोई ना कोई आपको उसी दिशा में लेके जा रहा था। बीच में बिल्कुल बिल्कुल इसलिए आई। मैंने कहा कि वो डेस्टिनी तो शायद मेरी डेस्टिनी में ही लिखा था कि मैं तबला सीखूं और तबला बजाऊं। तो ये अपने आप सब हो गया कि बचपन में भी मुझे सामंत गुरुजी जैसे अच्छे गुरु के पास सीखने का मौका मिला। फिर उसके बाद विजय कोपरकर जी, और सिर्फ विजय कोपरकर जी नहीं, फिर इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स में हमारे एज ग्रुप के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे, जैसे डॉक्टर धनंजय दैठणकर जो संतूर अभी मशहूर संतूर वादक है, डॉक्टर अरविंद थत्ते हारमोनियम प्लेयर में जो एक चोटी के कलाकार हैं, फिर सुधीर फड़के उस जमाने में एक थे हमारे मित्र जो बहुत अच्छा सितार बजाते थे। ऐसे हम लोगों का एक ग्रुप बन गया था, और फिर उनकी वजह से मैं फिर से तबला रेगुलरली बजाना मैंने शुरू किया। फिर भी मैं सीख नहीं रहा था। सीखना शुरू तब किया जब मैंने गुरुजी का सुना, गुरुजी मतलब सुरेश जी का सुना। अच्छा, फिर मुझे लगा कि अभी तबला फिर से सीखना चाहिए और इनके पास ही सीखना चाहिए। ओहो, मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद आपने सही मायने में जिसको तबला बोलते हैं वो सीखना शुरू किया। सीरियसली तबला मैंने तभी एट द एज ऑफ 23 मैंने शुरू किया, और बाप रे। उसके लिए भी मैं खुद को बहुत ही फॉर्चुनेट समझता हूँ, क्योंकि जब मैं गुरुजी से मिला, सुरेश जी से मिला, उनको बताया कि मुझे आपके पास सीखना है, तो उन्होंने बोला कि कल मेरे पास आ जाओ, तबला लेके कुछ बजा के दिखाओ। तो मैं तबला लेके गया, वो जिस होटल में रुके थे वहां पे जो भी कुछ आता था उनको बता दिया। उनको उनके सुना। सामने मैंने बजाया। बजाने के बाद वो बोले, अरे यार तुम इंजीनियर हो, तुमको तबला क्यों करना है? मैं बोला कि नहीं, मुझे तबला सीखने की बहुत इच्छा हो रही है, और वो आपसे ही सीखना है। बोले तुम्हारा हाथ बिल्कुल एकदम ही खराब हाथ है, क्योंकि तुम्हारी बचपन के बाद एक 10-12 साल की गैप हुई है, तो तुमको फिर से शुरुआत से तबले के पहले लेसन से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन उनकी ये थी कि अगर उनके पास तबला सीखना है तो मुझे सिर्फ तबला ही सीखना होगा, जॉब अरे वगैरह वाह। छोड़ के 24/7 तबला ही सीखना होगा। अगर इसके लिए मैं तैयार हूँ, इन दो चीजों के लिए, तो ही तुम मेरे पास तबला सीखने के लिए आ जाओ, ऐसे बोले। बाप रे। फिर? तो मैं उस टाइम उनके इतना मेरे ऊपर उनका इम्पैक्ट हुआ था, तो मैं जॉब छोड़ के वहां बम्बई उनके पास तबला सीखने चला गया, ओहो। और 5 साल उनके साथ रह के, वो तब बम्बई में रहते थे और मैं पुणे में रहता हूँ, तो वो जॉब छोड़ के उनके साथ रह के मैंने 5 साल उनसे तालीम ली। और वो तालीम इतनी रिगरस तालीम थी कि दिन में कम से कम 10 घंटे, कभी कभी 12 घंटे तबला मैं सीखता था, उनके सामने बजाता था, रियाज करता था, क्योंकि दूसरा कोई काम ही नहीं था, सिर्फ खाना पीना, सोना और तबला बजाना। तबला। ये तीन ही चीजें मैं उन 5 साल में मैंने की है। थोड़ा थोड़ा दोबारा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। जी। मतलब आज की तारीख में एज अ पेरेंट अगर मैं ये सोचूंगा भी ना कि मेरा बेटा जो 23 ईयर्स का है, जो इंजीनियर हो चुका है अभी, जिसको जॉब है, और अभी वो बोल रहा है कि मैं तबला सीखने के लिए जॉब वॉब सब छोड़ के जा रहा हूँ, तो एज अ पेरेंट मेरा आज का पेरेंट का क्या रिएक्शन होगा मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। पर फिर भी उस एज में
स्टडीज में तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे रहे ही होंगे, क्योंकि तब तो इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग इटसेल्फ यूज्ड टू बी अ वेरी ग्रेट डिग्री, मतलब ऐसा लोगों को लगता था कि हाँ, क्योंकि इंजीनियर। तब तब पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 5 ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस थी, तो काफी कंपटीशन था। अच्छा, पर पेरेंट्स ने अभी वगैरह बोला नहीं अभी तब तो? अभी सिर्फ पूना में मोर देन 75 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। नहीं, पर इतने सेटल, मतलब एक एंगल से देखे, या जो नॉर्मल पेरेंट है उनके हिसाब से देखे तो आप सेटल हो चुके थे, डिग्री पा चुके हाँ, थे, जॉब मिल गया था। तो पेरेंट ने रोकने की कोशिश नहीं की, ये क्या अभी पागलपन, एट द एज ऑफ 23 अभी आप ये सब छोड़ के जाओगे, तबला सीखोगे, कहाँ पहुंचोगे, आपके बाकी के दोस्त देखो क्या कर रहे हैं, वो आगे चले जाएंगे, उनका करियर कितना अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ हल्ला गुल्ला घर में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वो जमाना बहुत अलग था। एक तो मैंने जैसे बोला कि पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थी, तो इंजीनियर हूँ मतलब मुझे 100% जॉब सिक्योरिटी थी। नहीं, इंजीनियर है मतलब अच्छा जॉब उसको मिलेगा ही, ये तय ही था। ओके। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि उस जमाने में मैं जिस मिडिल क्लास से आता हूँ, उनकी जरूरतें बहुत ही मिनिमल थी। यानी मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब हम तो सब स्टूडेंट साइकिल पे ही आते थे। हमारे बहुत सारे टीचर भी, प्रोफेसर लोग भी साइकिल पे ही आते थे। बहुत कम लोगों के पास स्कूटर, मोटरसाइकिल ऐसी चीजें रहती थी। कार तो किसी के पास होती ही नहीं थी। तो इन जनरल वहाँ तब टीवी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। बहुत ही कम जरूरतें थी। यानी समाज में ही, समाज की ही जरूरतों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना प्रेशर नहीं रहता था कि इतना कमाना है, ये करना है, वो करना है। और ऊपर से मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ। यानी अच्छा। हाँ, मेरे मुझसे 2 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें हैं। तो हम 7 लोगों की फैमिली में सबसे छोटा हूँ फैमिली में। तो उस वजह से मेरे मेरे ऊपर कोई ऐसी ये भी नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी कि मुझे कुछ कमाना ही है। ऐसे ऐसे कुछ नहीं था। तो इन 2 वजहों से मुझे ऐसा ये डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल था, ऐसे नहीं लगा, उस टाइम नहीं लगा। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे परमिशन दे दी कि मैंने उनको बोला कि मैं सीखता हूँ और वापस आने के बाद इंजीनियर तो हूँ, जॉब करूंगा, ऐसे करके उनसे परमिशन लेके मैं बम्बई सीखने को गया, तबला सीखने वाह। गया। पर एटलीस्ट पेरेंट्स ने इतना तो कहा होगा कि बाबा ठीक है, तू नौकरी वगैरह सब छोड़ रहा है, तो अभी सीखना ही है तुझे, जा, और वहां रहेगा तू, खर्चा आएगा, वो कौन करेगा, ये तो सवाल एटलीस्ट आया होगा। वो मैं इतना नसीबवान हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले इंजीनियरिंग कॉलेज में, कि उन सब दोस्तों ने मिलके मेरा जो भी बम्बई का जो भी खर्चा था वो सब उन्होंने किया, मेरे दोस्त लोगों ने किया। ओहो। मेरे पेरेंट्स को कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ा। अच्छा। वाह, सच में, मतलब मैंने जैसे पहले भी कहा कि एंटायर यूनिवर्स वाज हेल्पिंग यू। मुझे आई थिंक याद है, वो अल्केमिस्ट में है ना, कि एंटायर यूनिवर्स हेल्प्स यू अल्टीमेटली टू अचीव व्हाट यू आर बॉर्न फॉर। उसी तरह का मुझे लग रहा है कि सारी जगह से आपको मदद मिल रही थी। पर फिर भी वहां जाने के बाद कैसा माहौल था, मतलब वो 5 साल आपने जैसे कहा कि वहां आप गए, गुरुजी के पास गए, वहां शिक्षा आपने ली सारी तबले की, कैसा था, मतलब वो सारे 5 साल कैसे थे? मैंने एक तो दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। मतलब कि सिर्फ म्यूजिक और म्यूजिक और म्यूजिक और म्यूजिक, यही था उन 5 साल में। बाकी कुछ किया ही नहीं। क्योंकि एक तो गुरुजी के साथ ही हम सब स्टूडेंट्स लोग, डिसाइपल लोग रहते थे, और वो खुद इतने म्यूजिक में पूरा 24/7 इन्वॉल्व रहते थे कि उनके साथ
हम उनके साथ रहने से हम भी 24/7 म्यूजिक में ही रहना सीख गए। तो दैट वाज गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। उनके साथ हम कॉन्सर्ट्स में जाते थे, अलग अलग बड़े कलाकारों को सुनते थे। फिर आने के बाद उसके ऊपर चर्चा होती थी कि किसने कैसे बजाया, किसने कैसे बजाया। फिर उसके लिए वो जो बजाया वो हमको बजाने के लिए, आने के लिए हमको क्या करना चाहिए वगैरह, ये सब होता था। तो ये इतना 5 साल में मैंने इतना सीखा, यानी 0 to almost 100 इतना फर्क मुझ में इन 5 साल में हो गया। और अच्छा। उस टाइम गुरुजी के पास बहुत कलाकार आते थे, जैसे उस्ताद शाहिद परवेज। तब वो किसी को इतना उनका नाम मालूम नहीं था। आरती अंकलीकर जी आती थी, प्रभाकर कारेकर जी, राजा काळे, ये जो अभिषेकी जी के सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो आते थे। बहुत सारे कलाकार उनके पास आते थे। उनकी वाइफ खुद बहुत अच्छी, बहुत बड़ी गायिका है, मशहूर गायिका है, पद्मा तळवलकर। तो इनके साथ बजाने का मौका मिलता था, उनके साथ प्रैक्टिस करने का, रियाज करने का मौका मिलता था। उनके पास शमा भाटे और प्रणति प्रताप, ये 2 कथक डांसर्स भी सीखती थी। तो इस वजह से क्या हो गया कि गाने के साथ की संगत, इंस्ट्रूमेंट के साथ की संगत, कथक डांस के साथ की संगत और सोलो, तबला सोलो, इन इन ये जो 4 अलग अलग, जिसमें अलग अलग टाइप की सोच लगती है किसी भी तबला वादक को, वो चारों इसका रियाज उसी टाइम हम सब डिसाइपल्स का हो गया था। तो पूरा एक 0 लेवल से एक परिपूर्ण म्यूजिशियन बनने में वो 5 साल बहुत ही अहम रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रहे। वाह। तो थोड़ा अभी आज की तारीख में आता हूँ और आपको सवाल पूछता हूँ। अभी तो आपके भी विद्यार्थी है, आपके बहुत सारे शिष्य हैं। जब आपके पेरेंट्स को आप बोल के गए कि मैं मुंबई में गुरुजी के साथ रहूंगा और वहां सीखूंगा, तो निर्णय तो आपका था, तो पेरेंट्स की कुछ अपेक्षा होना, यहाँ ये लेवल तक पहुंच जाए, ये परफॉर्मेंस आप कर पाओ, ऐसी कोई तो अपेक्षा रही होगी, ऐसा नहीं लगता जो आपने अभी तक जो बताया। अभी आपके जब क्योंकि तब मैं जो गया था तो तबला सीखने गया था, तबला वादक बनने नहीं गया था। हाँ, वो बहुत बड़ा क्योंकि उसमें तबला वादक बनना है मुझे, कॉन्सर्ट्स मुझे बजाना है, मुझे नाम करना है तबला बजा के, ऐसे 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 दिमाग में कुछ नहीं था। मुझे सिर्फ तबला सीखने की पैशन थी और वो भी गुरुजी से सीखने की बहुत इच्छा थी। इसलिए मैं सब छोड़ के उनके पास सीखने के लिए गया। पर आज के पेरेंट्स आते हैं तो उनकी अपेक्षा रहती है। एक्चुअली आजकल क्या हो गया कि पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा अच्छा गायक बन जाए, अच्छा नाम कमाए, तबला वादक बने। जब तक उस बच्चे को अंदर से नहीं लगता है तब तक ये आसान नहीं होता है। सिर्फ पेरेंट्स कहते हैं इसलिए उसको मैं सिखाता नहीं हूँ किसी को। मैं जब भी कोई मेरे पास सीखने के लिए आता है, तब पहले मैं उससे, जैसे मेरे गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली थी, वैसे मैं भी उनकी परीक्षा लेता हूँ। वो कहाँ तक बजा सकेंगे उसका अंदाजा लेता हूँ। फिर उनसे मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं जो गुरुजी ने मुझे कंडीशन दी थी कि 24/7 तबला ही करना होगा, तो वो आजकल मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ नहीं करता हूँ, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं, क्योंकि फोकस रहना बहुत ही मुश्किल है। आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। यानी ये अभी टाइम बहुत चेंज हो गया है। जब मैं उनकी उम्र का था तब हम लोग फोकस्ड रहना आसान था।
अभी फोकस रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सही है। तो बहुत मुश्किल हो गया। और तो मेरी ऑफ कोर्स फर्स्ट तो एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि वो फोकस्ड रहे, लेकिन मेरा अभी आजकल मेरा ऐसा ओपिनियन हो गया है कि 3 कैटेगरी के लोगों को ही म्यूजिक में आना चाहिए, यानी फुल टाइम म्यूजिक करने के लिए। अच्छा। एक तो जिनके फैमिली में ही ट्रेडिशन से म्यूजिक है, जैसे उस्ताद शाहिद परवेज थे, उनके पिताजी म्यूजिशियन थे, उनके पिताजी म्यूजिशियन थे, उनके यानी वो यानी जनरेशन टू जनरेशन दे ऑल आर म्यूजिशियंस। डीएनए में ही म्यूजिशियन है। हाँ, म्यूजिक। यानी वो उनकी फैमिली में सिर्फ म्यूजिक ही करते हैं, बाकी करते ही नहीं है। हाँ? तो ऐसे ऐसे लोगों को म्यूजिक करना चाहिए, एक तो। दूसरा ये है कि जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए कमाने की कोई चिंता नहीं है, अच्छा। वो फोकस रह सकते हैं, क्योंकि उनको वो चिंता नहीं है ना कि कमाने का कोई प्रेशर नहीं है। तो जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है वो कर सकते हैं। और यहाँ तीसरी कैटेगरी है जो फकीर टाइप का, जिनका मेंटेलिटी है कि मुझे फाइनेंशियल आउटपुट मिले ना मिले, मुझे म्यूजिक ही करना है। वाह। तो ये अगर ये 3 कैटेगरी में कोई बैठते हैं तो उनको जरूर म्यूजिक करना चाहिए। ऐसे मेरा आजकल का ओपिनियन है। तो मैं जब मेरे पेरेंट्स कोई लेके आता है और मुझे समझ में आता है कि वो कितना आगे जाएगा, तो मैं साफ साफ बताता हूँ कि मैं इसको सिखाऊंगा, उसको अच्छा तबला वादक बना सकता हूँ, लेकिन उसको कितना फाइनेंशियल रिटर्न्स उसमें मिलेगा इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं, या उसको कितना कॉन्सर्ट्स उसको मिलेगा इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। तो अगर आपको सिर्फ पैशन की वजह से तबला सीखना है तो मैं जरूर सिखाऊंगा। वाह। पंडित जी, दोबारा मैं आपको वो 5 साल का जो दौर था, आपको उसी के ऊपर दोबारा लेकर जाऊंगा। गुरुजी ने आपको तो कहा कि आ जाओ मेरे पास, आप यहाँ रहने वाले हो तो मैं सिखाऊंगा। पर उन्होंने चीज कही थी कि आपको पहले से सीखना पड़ेगा, मतलब आपको सब भूल जाना पड़ेगा, कि जो भी आपको आज तक याद है वो भूल जाना पड़ेगा, रियाज करना कंटिन्यूसली। आपने कहा भी कि 10-10 घंटा आपने रियाज किया। पर ये रिपीटेटिव जब एक्शन करते कि यार शायद किसी को पहले ताई बजाना सिखाना है, सिर्फ ता 2, 4, 5, 10 दिन एक ही बजाना है, एक ही स्वर बजाना है, तो बोर नहीं हो जाते। क्योंकि आजकल के जनरेशन में हम ये देखते हैं, वहां पर भी रिपीटेटिव एक्टिविटी है, रिपीटेशन है, तो वहां पे वो इमीडिएटली तुरंत बोर हो जाते हैं। तो ये माहौल नहीं आया आपके जीवन में। मतलब ये बाकी के जो डिस्ट्रैक्शन थे वो नहीं थे, वो ठीक है, पर एक अंदर का भीतर की एक लड़ाई होती है ना कि अरे ये क्या, मैं आया हूं तो सीखने के लिए हूँ, ये कॉन्सर्ट में जाता हूँ देखता हूँ, अच्छा, पर गुरुजी आगे सिखा ही नहीं रहे, शायद वही वही दोबारा करने के लिए बोल रहे। ऐसा नहीं कभी हुआ? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि मुझे कॉन्सर्ट बजाना है, बड़ा तबला वादक करके नाम कमाना है, इसकी वजह से मैं तबला सीखने के लिए गया नहीं था उनके। मैं गया था, मुझे अच्छा तबला बजाना आना चाहिए, इसके लिए गया था। तो जब तक अच्छा बजाना नहीं आता है तब तक तो वो सीखना ही पड़ेगा ना, जो गुरुजी कहते हैं वो करना ही पड़ेगा। तो मैं फुल सरेंडर था उनको, और अभी तक हूँ। वाह। म्यूजिक भी एक साधना ही है। उस साधना के से जो आप ये रियाज करते हैं, तो उसका महत्व कॉमन मैन के लिए, नए जनरेशन के लिए बताने के लिए आप क्या बताओगे, क्या उनको सलाह दोगे? नहीं, कोई भी एक थ्योरी मैंने कहीं पढ़ी थी, अभी याद नहीं किसकी थी, कोई मशहूर लेखक है। तो उन्होंने ऐसे लिखा है कि किसी भी फील्ड में अगर आपको टॉप
में जाना है तो आपको कम से कम 10,000 घंटे 10,000 आवर्स आपको उसको डेडिकेट करने पड़ते हैं शुरू में। अच्छा, किसी भी फील्ड में, सिर्फ म्यूजिक में नहीं, किसी भी फील्ड में। अभी मुझे याद नहीं आ रहा ये किसकी है, वो मशहूर वेस्टर्न वर्ड से है वो, लेकिन उनकी वो थ्योरी थी कि 10 मिनिमम 10,000 आवर्स अगर आप उस के लिए डेडिकेट करते हो तो आप उम्मीद रख सकते हो कि उस फील्ड में आप टॉप पे जा सकते हैं। अच्छा। तो आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया। आंसर आ गया इसमें कि उतना 10,000 घंटे तो देना ही पड़ेगा जो भी फील्ड में आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक आप मैंने ऐसी स्थिति पे आपको होना चाहिए कि जैसे मैं तबला वादक हूं ना, तो वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं, वो मेरा गुरु भी बाद में धीरे धीरे वो इंस्ट्रूमेंट आपका गुरु बन जाता है। क्योंकि आप अपने गुरु के पास तो हर रोज सीखने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन आप हर रोज रियाज करते हैं। फिर रियाज कुछ अचीवमेंट के लिए होता है, फिर बाद में रियाज का परिवर्तन होता है साधना में। वो साधना रियाज कुछ पाने के लिए करते हैं स्टूडेंट्स लोग, डिसाइपल लोग, लेकिन कलाकार लोग साधना करते हैं वो सिर्फ आनंद के लिए करते हैं। कुछ पाने का उसमें नहीं रहता है। फिर उसके बाद जब आप आचार्य की जगह पे जाते हैं तो पहले रियाज, फिर साधना और उसके बाद आती है उपासना। तो ये ऐसे 3 लेवल से ये जर्नी रहती है हर एक कलाकार की। और जो इस जर्नी में उपासना तक पहुंच सकता है वो बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़े कलाकार होते हैं वो। वाह। दोबारा अभी वो 5 साल खत्म किए, उसके बाद क्या हुआ? एज 28। बाय द वे ये ईयर कौन सा होगा पंडित जी? ये ईयर कौन सा होगा 28 जब आपकी उम्र थी? 1990। अच्छा, ओके। क्या हुआ फिर मेरे पहले 2-3 साल तो कुछ नहीं था, पेरेंट्स लोग खुश, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा उनको टेंशन आने लगा कि कुछ कमा नहीं रहा है, अभी उसकी शादी की उम्र हो गई, क्या करना है। तो उन्होंने गुरुजी से बात किया। फिर गुरुजी ने भी मुझे कहा कि ठीक है, अभी तुम काफी बड़े हो चुके, तुम्हारा काफी तालीम भी हो चुके, तुम अभी वापस घर जाओ और तू कुछ रोजी रोटी का देख लो। तो मैं वापस पुणे में आ गया। तो जॉब अभी उन 5 साल में फिर से आके जॉब करने का तो मन नहीं था। तो फॉर्चुनेटली मेरे एक दोस्त मेरे साथ आ गए और उनके साथ मैंने एक छोटा सा एक बिजनेस शुरू किया। जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उसी कंपनी की डीलरशिप मैंने ली। वाह। और वो बिजनेस मैंने 10-12 साल किया। वो 10-12 साल तबला भी ऑफ कोर्स किया। तबला तो अभी मेरे लाइफ का एक अविभाज्य घटक जिसको बोलते हैं मराठी में, अभी पता नहीं हिंदी। सॉरी, मेरी हिंदी बहुत ही खराब है, हिंदी और इंग्लिश तो उससे भी खराब है, तो आप मुझे क्या माफ करिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गया कि मैंने शुरू किया, वो डीलरशिप ले ली, धीरे धीरे मेरा बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। उस टाइम में मेरा डेली रूटीन बहुत ही कमाल का रहता था। मैं सवेरे जल्दी उठ के 2-3 घंटा रियाज करता था, फिर उसके बाद 8-10 घंटे ऑफिस का काम, फिर शाम को 2-3 घंटा रियाज। ऐसे मेरा एकदम पैक्ड शेड्यूल था। एक भी सेकंड में
टाइम पास बोल सकते हैं, अच्छा। ऐसा नहीं, वेस्ट नहीं करता था मैं। ओके, थोड़ा 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 वैयक्तिक पर्सनल सवाल, शादी कौन से एज में हुई? शादी मेरी 1991 में हो गई, ओ, इमीडिएटली एक साल बाद, मतलब पुणे में वापस आने? इमीडिएटली। हाँ, क्योंकि उसी के लिए तो मुझे घर में बुलाया था ना, कि हाँ। अभी शादी की उम्र हो गई, तो शादी करनी है। बाप रे, तो नई मैं नई शादी करने के बाद सुबह 3 तास तबला, शाम को 3 तास तबला। बीवी कभी ऐसा नहीं कहा बीवी ने कि क्या ये सुबह शाम तबला ही तबला बजाते रहते हो? बस हो गया। मैंने बोला ना कि मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ, इतने गड़बड़ फैमिली में मेरा जन्म हुआ, इतने अच्छे दोस्त मिले, वैसे ही बहुत अच्छी फैमिली भी मिली, अच्छी वाह। पत्नी भी मिली, वाइफ भी मिली। तो उन्होंने उन्होंने सपोर्ट किया। और मैं आज जो भी कुछ हूँ ना, वो मेरे फैमिली के सपोर्ट से, मेरे वाइफ की सपोर्ट से, मेरे दोस्तों की सपोर्ट से, मेरे जो वाह। पार्टनर है श्रीकांत करके, इन सब लोगों की वजह से ही मैं हूँ। तुम जैसे आपने कहा कि शायद डेस्टिनी ही नहीं, सब ये सब ऐसे किया कि सब अच्छे अरेंज लोग ही किया मुझे, सब। अच्छे लोग ही मुझे मिले पर लाइफ में। बीवी ने या घर घर में कभी तो रिक्वेस्ट आई होगी कि शाम को घूमने कहीं जाते हैं, आज संडे, आज तो तबला मत बजाओ, आज त्योहार है, या किसी की शादी है, कोई बर्थडे है, वहां पार्टी में जाते हैं, ऐसा कोई कुछ आमंत्रण वगैरह नहीं आया? ये कुछ नहीं, रुकावटें? वैसे कभी कभी इतना भी नहीं कि मैं कभी जाता ही नहीं था उनके साथ, ऐसे भी नहीं। लेकिन आम तौर पे जितना लोग समय देते हैं अपने फैमिली के लिए, उतना समय मैंने नहीं दिया। लेकिन फिर भी मेरी पत्नी ने, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वेरी वेरी नाइस टू नो ऑल दैट। वेरी। तो उसके उसके बाद क्या हुआ? बिजनेस 10-12 साल आपने किया, साथ साथ तबला। हाँ, तो तब क्या था, जैसे मैंने बोला कि जब मैं गुरुजी के पास सीखा था, तो बहुत म्यूजिशियंस के साथ मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी। तो धीरे धीरे उनके साथ मैंने कॉन्सर्ट्स बजाना मेरा शुरू हुआ, और धीरे धीरे वो कॉन्सर्ट्स की संख्या बढ़ते गई। और एक ऐसा टाइम आ गया कि दोनों दोनों करना, यानी कॉन्सर्ट्स सिर्फ घर में बैठ के तो बजाते नहीं थे ना, तो उसके उसके लिए ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए समय देना पड़ता है। तो वो सब ट्रैवलिंग, बिजनेस, ऑफिस, घर, ये सब बहुत ही डिफिकल्ट होने लगा सब करना। तो हमने डिसीजन लिया कि कुछ एक कोई चीज, आइदर आई शुड डेडिकेट ऑल माय टाइम टू माय म्यूजिक करियर और डू द बिजनेस। तो तो चॉइस वाज मैंने ऑब्वियस। चॉइस वाज ऑब्वियस। मैंने फिर बिजनेस मैंने बंद किया, और मैं फुल टाइम तबला वादक ऐसे मेरा करियर मैंने शुरू किया। पर ये करियर शुरू होने के बाद भी आप आपके गुरुजी के पास जाते थे, हाँ उनसे? गुरुजी, अभी क्या हो गया, फॉर्चुनेटली जब मैंने ये वो डिसीजन ले लिया, तब गुरुजी भी पुणे में शिफ्ट हुए थे। अरे वाह। तो मैं अभी भी रेगुलर गुरुजी के पास जाता हूँ। वाह। यानी 86 86 को मैं उनके पास गया। अभी अभी 2022 है ने, मतलब कितने 36 साल में गुरु जी के पास जा रहा बाप रे। हो। हूँ। क्योंकि संगीत ही ऐसी चीज है कि कभी सीखना खत्म नहीं होता है, उसमें हमेशा नया नया कुछ दिखता है, नया नया सीखने को मिलता ही है। हमने हमने पंडित तलवलकर जी का एक फेमस कोट सुना था, आपको भी वो पता ही होगा। वो हमेशा एक 4 शब्दों का वर्णन करते थे: शास्त्र, तंत्र, विद्या और कला। ये चार, हम्म। ये चार की क्या ये बोल चार सकते? संगीत के पिलर्स वो बोलते हैं, पिलर्स। पिलर्स, पिलर्स, पिलर्स है, हाँ। तो इसके बारे में आपसे थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। जी जी, जी। हमारा जो संगीत है ना, वो शास्त्रीय संगीत है। उसको शास्त्रीय संगीत क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें बहुत ही रूल्स है कि कहाँ क्या कैसे परफॉर्म करना है, कैसे नहीं परफॉर्म करना है, किस राग में कौन से सुर आते हैं, कौन से सुर नहीं आते हैं।
उसका चलन कैसे होना चाहिए, किस सुर में ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए सुर का, ऐसे बहुत सारे रूल्स है। तो उसका शास्त्र है, हाँ? तो ये एक 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 हो गया। फिर आता है तंत्र। तंत्र यानी अभी मैं तबला बजाता हूँ तो तबले में जो अक्षर है वो कहाँ, कौन से उंगली से कहाँ बजा के वो सबसे अच्छा उसका नाद मिलेगा, नाद निर्मित होगी, तो उसको बोलते हैं हम तंत्र। एक तो टेक्निकस। हाँ, उसको हम हमारी परिभाषा में बोलते हैं निकास। अच्छा। और फिर कैसे बजाने से हम किसी एक आध फ्रेज को ज्यादा स्पीड में बजा सकेंगे, वो भी, उसका भी तंत्र रहता है। तंत्र, ये सब चीजें आती है तंत्र में, हाँ, निकास और द्रुत लय में कैसे बजाना है उसको, या इवन विलंबित लय में किसी अक्षर को कैसे बजाना है, अलग अलग लय में कैसे बजाना है, ये सब तंत्र के चीजें हैं। तो शास्त्र ये समझाया जाता है, तंत्र ये सिखाया जाता है। फिर आता है विद्या। विद्या मतलब हमारा जो तबला वाद्य है उसकी एक, ये अकेला है इंस्ट्रूमेंट है जिसकी खुद की भाषा। सॉरी पंडित जी, आप सिर्फ अनम्यूट करना। हाँ, हाँ जी। तबला ये वाद्य पूरे विश्व में एक ही वाद्य है, तबला और पखावज, मतलब कि जिनको खुद की एक समृद्ध, बहुत ही रिच लैंग्वेज है। ओहो। तो लैंग्वेज होने की वजह से उसमें अनेक कॉम्पोजिशंस, अनेक अनेक प्रकार के कॉम्पोजिशंस बने हैं, जैसे पेशकार है, कायदा है, रेला है, टुकड़ा है, गत है, चक्रधार है, परण है, ऐसे बहुत सारे प्रकार के कॉम्पोजिशंस रचनाकारों ने बनाई है बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से। तो ये जो कॉम्पोजिशंस है वो विद्या है। कोई भी कलाकार ये कह नहीं सकता है कि उसको सारी कॉम्पोजिशंस मालूम है, क्योंकि इतना वो सागर ही है, विद्या सागर है वो। यानी अलग अलग घराने के अलग अलग रचनाकार, उनके अलग अलग कॉम्पोजिशन, यानी इतना 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 वो विशाल समुंदरी है कि किसी एक को सब मालूम होना मुमकिन ही नहीं है। तो ये सब, ये जो भंडार है रचनाओं का, वो है विद्या। तो शास्त्र समझाया जाता है, तंत्र सिखाया जाता है, विद्या दान, यानी मैं गुरु और शिष्य के बीच का मैं बोल रहा हूँ ये। करेक्ट। तो विद्या दान की जाती है और उसके बाद आता है कला। तो शास्त्र, तंत्र, विद्या, ये मानो आपके रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल से जो प्रोसेस बन के फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कला होता है। वाह। लेकिन वो प्रोसेस क्या होती है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे 100 राग मालूम हुए या 500 बंदिशें मालूम है, या इससे मैं कलाकार नहीं बनता हूं। कलाकार बनने के लिए गुरु शिष्य परंपरा से तालीम लेना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है। और गुरु शिष्य परंपरा की तालीम का मतलब है गुरु के साथ ज्यादा से ज्यादा समय रहना, गुरु के सहवास में रहना। वाह। वो उस सहवास में जो संस्कार गुरु से शिष्य को मिलते हैं ना, वो संस्कार ही ये सब रॉ मटेरियल का कला में उसका जो परिवर्तन होता है वो इन संस्कारों के कारण ही होता है। वाह।
यानी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में म्यूजिक डिपार्टमेंट रहती है, बहुत जगह गांधर्व महाविद्यालय होते हैं, ऐसे कोई म्यूजिक बहुत सारे कलाकारों की म्यूजिक स्कूल्स रहती है, म्यूजिक एकेडमी रहती है। वहां पे लोग सीख सकते हैं, उनको शास्त्र समझ सकते हैं, उनको तंत्र सीखने को मिलता है, उनको विद्या कॉम्पोजिशंस मिलती है। लेकिन कलाकार बनने के लिए इतना काफी नहीं है। अगर आपको अच्छा कलाकार बनना है तो आपको गुरु शिष्य परंपरा में तालीम लेनी पड़ती है। जैसे मैंने 5 साल गुरु जी से तालीम ली, तो उन 5 सालों में मैं 24/7 में गुरु जी के साथ रहता था। उनके घर के बगल में ही हम रहते थे सब लोग। तो 24/7 उनके साथ रहने से जो संस्कार हमको मिले, उसी का ये परिणाम है कि हम थोड़ा सा कलाकार बन सके हैं। वाह। मैंने ये 4 जो पिलर्स है उसके बारे में चर्चा इसलिए की पंडित जी कि हमारे जो गुरुजी अजीत सर, उन्होंने भी ये पाथवे टू विजडम प्रोग्राम जो बच्चों के लिए और युवकों के लिए हम करते हैं, उसके लिए टेक्निक का खास एक शैली का आविष्कार किया है जिसको हम IQ बोलते हैं, IKEW, मूविंग अच्छा। फ्रॉम टू नॉलेज टू एक्सपीरियंस टू विजडम। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टू एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस विजडम। क्या बात एंड है, विजडम। वाह तो मुझे वाह मुझे वाह। ये थोड़ा सा शास्त्र, तंत्र, विद्या और कला इसके नजदीक जाता हुआ दिखाई हाँ, दिया। ये तो वैसे ही पैरेलल ही लगता है मुझे भी। पैरेलल कि जहां जहां पे गुरु उनके खुद का अनुभव शिष्य को सिखाते हुए देता है और फिर शिष्य सीखते सीखते वो अनुभूति उसको मिलती है और बाद में करेक्ट उसका करेक्ट प्रकटीकरण करेक्ट होता है। वो करेक्ट। प्रकटीकरण शायद वो विजडम है, या म्यूजिक की भाषा में कह कि वो कला है शायद। कला है, करेक्ट करेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम वही है। क्योंकि वो इसलिए शास्त्र, जैसे शास्त्र वो इंफॉर्मेशन है, करेक्ट बराबर है। करेक्ट। उसके बाद क्या है आपका आय के तंत्र, नॉलेज, नॉलेज IK नॉलेज, वो तंत्र, वो तंत्र है। हाँ, किस अक्षर को कैसे बजाना है, वो नॉलेज है। फिर नॉलेज है, उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, और उसके एक्सपीरियंस, बाद आता है विजडम। एकदम विजडम। सही है, एकदम सिमिलर ही है वो, शास्त्र, तंत्र, विद्या और कला। वाह। अभी गुरु शिष्य की बात कर रही है इसलिए उसी के रिलेटेड थोड़ा सा सवाल पूछता हूँ। जी, गुरु के साथ रहना आसान है या मुश्किल है? फिर से सवाल, आपकी गुरु आवाज कट। गुरु शिष्य की बात चल रही है और हाँ जैसा हाँ। आप हमें बताया दोबारा कि गुरु के साथ रहकर ही सीख सकता है, समझ सकता है, आगे बढ़ सकता है, कलाकार हो सकता है। तो गुरु के साथ रहना आसान है या मुश्किल है? दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन। मेरे गुरु के साथ रहना बिल्कुल आसान है, मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि वो खुद 24 घंटे उनके दिमाग में म्यूजिक ही रहता है। तो उसका असर हम शागिर्दों के ऊपर भी हुआ। तो वही उनके साथ रह रहे के हमको भी वही आदत हो गई कि 24 घंटा दिमाग में म्यूजिक ही कैसे चले, इसकी आदत उनके साथ रह रहे के हो गई। तो काफी ऐसे किस्से मैंने सुने हैं कि गुरु बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एंग्री, एंग्री। हाँ, इस टाइप के रहते थे। और वो बहुत ही उनका शिष्यों का बहुत कठिन ये परीक्षा हमेशा लेते थे। वो वैसे हमारे गुरुजी के साथ कभी नहीं हुआ। और इसलिए अच्छा, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे गुरुजी जैसे कोई गुरुजी हो तो बहुत आसान है उनके साथ 24/7। कठिन कठिन परीक्षा की बात तो थोड़ी अलग है। मेरा ये सवाल थोड़ा इस एंगल से था कि अगर हाँ, आज जनरेशन की हम बात करें, थोड़ा सा भी कोई उनको बोल दे या थोड़ा सा भी उनको वो करेक्ट करने की कोशिश करे, फिर भी वो नाराज होते हैं। नाराज नहीं होते, सिर्फ हर्ट हो जाते हैं। तो वो एंगल से मैं पूछने की कोशिश कर रहा था कि कठिन परीक्षा तो छोड़ दो, पर गुरु ने
शिष्य को सुधारने के लिए, शिष्य को सही रास्ते पे या उसकी तरक्की हो उसके लिए कुछ बताने के लिए भी कुछ थोड़ा सा सजेशन, थोड़ा सा क्या बोलूं कि कठिन शब्दों का उपयोग करने के बाद भी शिष्य को उनके साथ रहना, ये कैसे करना है वो थोड़ा जानने की नहीं, कोशिश। एक्चुअली एक्चुअली अच्छा शिष्य वही रहता है जो उनके गुरु के सामने पूरा सरेंडर होता है। यानी उसकी शिष्य की श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरु जो भी हमको बता रहे वो हमारे अच्छे के लिए ही बता रहे हैं। श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज और के श्रद्धा श्रद्धा ये क्या बोलते हैं वो, श्रद्धा के साथ साथ, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट हार्डशिप रियाज बहुत उसको आवश्यकता है, तो उसके साथ सिर्फ गुरुजी कहते ये इतना काफी नहीं है। खुद भी रियाज के लिए तैयार होना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में। तो उसको हम बोलते हैं निष्ठा, क्योंकि निष्ठा में कर्म आता है, कर्म। तो जब श्रद्धा और कर्म दोनों एक साथ हो जाते हैं तो वो निष्ठा, वो तो शिष्य को गुरु के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, 100% सरेंडर होना चाहिए। तो ही वो अच्छा शिष्य बन सकता है और अच्छी तालीम पा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। वाह। एक थोड़ा सा और एक सवाल ऐसा पूछूंगा, माफी चाहूंगा सवाल पूछने से भी, पर फिर भी पूछना चाहता हूं। आज की जनरेशन गूगल जनरेशन है। हाँ। गूगल में देख के, यूट्यूब में देख के कि अरे गुरुजी तो ये सिखा रहे पर गूगल में ये बताया है, यूट्यूब पे ये दिखाया गया है, इस ताल को इस तरह से बजाते या ऐसे करते। ऐसा मौका आता है कभी? नहीं, एक्चुअली आजकल के जो स्टूडेंट्स है ना, वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत ही यानी हमारे जनरेशन से आगे, बहुत ही आगे है, बहुत ही क्लेवर है। और बहुत फॉर्चुनेट है कि उनको घर में बैठ के सब कलाकारों को वो कभी जब चाहे वो सुन सकते हैं। जब मैं स्टूडेंट था, मैं जब सीख रहा था, तब ये परिस्थिति ऐसी नहीं थी। हमको साल में एक बार उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला सुनने को मिलता था, एक बार बिरजू महाराज जी का कथक देखने को मिलता था। तो हम जब भी वो ऐसे कलाकार पुणे में आते थे, तो हम क्या बोलते हैं उसको, उसकी राह देखते रहते थे कि ये कलाकार कब पुणे में आएंगे और कब हमको उनका सुनने को मिलेगा। तो आजकल तो सब कलाकारों का यूट्यूब पे, इंटरनेट पे इतना सब कुछ अवेलेबल है। इन्हें घर में बैठ के हम किसी भी समय, अभी मुझको लग रहा है कि भीमसेन जोशी का राग गुणकली सुनो, तो वो सुन सकता हूं मैं। यानी अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये मेरे स्टूडेंट्स भी काफी सुनते हैं। इनफैक्ट मैं उनको बार बार कहता हूँ कि तुम अलग अलग बड़े कलाकारों का सुनो, क्योंकि सुनना भी आधा सीखना होता है। पूरा सीखना नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन आधा सीखना तो है। ये सुनने से, अलग अलग कलाकारों का सुनने से भी उनके सोचने में, उनके बजाने में बहुत ही अच्छा उसका असर हो सकता है। मेरा तो सवाल वो वही एंगल से था। सुनना एक, पर वो सुनकर बताना कि अरे यहाँ पे तो ऐसा ऐसा कहा गया है, ऐसा ऐसा परफॉर्म किया गया है, हमें तो ये सिखाया नहीं गुरुजी ने या बताया ही नहीं। कैसे है कि हर एक तबला वादक की बजाने की शैली अलग रहती है। वही कॉम्पोजिशन वही होता है, वही कायदा होता है, वही पेशकार होता है, लेकिन अलग अलग तबला वादक अलग अलग दृष्टि से उसको देखता है। जैसे राग यमन, एक भी कलाकार नहीं होगा, गायक नहीं होगा जिसने राग यमन परफॉर्म नहीं किया हो।
लेकिन हर एक कलाकार के परफॉर्मेंस में कुछ यमन का अलग अलग खुशबू आपको मिलेगा। किसी की आलापी अच्छी रहेगी, किसी की बोलताने अच्छी रहेगी, किसी की ताने अच्छी रहेगी। यानी हर एक का खुद का एक शैली रहता है। कोई भी कलाकार परिपूर्ण नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये स्वाभाविक है कि जो कायदा मैं बजाता हूं वो कोई दूसरा कलाकार मुझसे अलग दृष्टि से उसी कायदे को बजाएगा और वो अच्छा भी बजाएगा मुझसे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक की नजर उसी उसी कंपोजिशन की तरफ देखने की अलग अलग होती है। तो इसलिए मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि तुम बड़े बड़े कलाकारों का तुम सुनो, उसका असर खुद पे तुम कर लेना, क्योंकि उनका सुनना भी आधा सीखना जैसे ही है। फिर जो सुन के अगर जो उनको अगर कुछ उसमें कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो वो मुझसे कभी भी पूछ सकते कि उन्होंने ये बताया, उसमें ऐसा ऐसा किया है, वो कैसे किया है। तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं भी उनको बताता हूँ। लेकिन ये इस जनरेशन का ये बहुत ही ये सब भाग्यवान लोग हैं कि उनको सब कलाकारों का घर में बैठ के सुनने को मिलता है। और जो हमको हम लोग जब उनके उम्र के थे तब हम लोगों को ऐसा नहीं मिलता था। वाह। अभी अभी जब आप सारा ये देखते हो पलट कर दोबारा, तो कभी ऐसा लगता है कि वो बीच में स्कूल या कॉलेज डेज में ये तबला नहीं किया, इसके बारे में कभी ऐसा आता है मन में कि तब भी तबला ही करता तो अच्छा रहता, अल्टीमेटली तो यही करना था? तो ऐसे कभी कभी लगता है, लेकिन मेरा ये इसके ऊपर बहुत ही विश्वास है कि मेरा खुद का, क्योंकि मैंने शुरू में जैसे मैंने बताया कि मैंने कुछ प्लानिंग करके मैं तबला वादक नहीं हुआ, अपने आप हो गया। ऐसी परिस्थितियां होती चली गई और मैं अपने आप तबला वादक बन गया। तो जो काम जब होना है तभी वो काम होता है, ऐसा 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 मेरा मानना है। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब स्कूल में तबला सीखता था तब मेरी बड़ी बहन की एक दोस्त थी, वो अच्छा गाती थी, उसके साथ मैं बजाता था। तो उनके लिए कोई एक क्या उसको बोलते हैं, अभी मैं मराठी में आपको कहता हूँ, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कि उस जमाने में ऐसे वो शादी का जो होता है ना कि लड़का लड़की को देखने जाता है वगैरह वगैरह जो होता है उसको, तो उस टाइम ये था कि उनकी शादी की बात चल रही थी, मेरे बहन की जो दोस्त थी, सहेली थी। तो उनका ये था कि उनको म्यूजिक में करियर करना था, तो म्यूजिक करियर जो करने देगा उससे ही वो शादी करने वाली थी वगैरह वगैरह। तो ज्यादा करके म्यूजिशियन लोग का ही उनके साथ वो ये देखने के लिए आते थे, सुनने के लिए आते थे, ऐसे ऐसे वो रहता था। तो मैं उनके साथ बजाता था, मेरी बहन के। तो एक दफा ऐसे कलाकार उनको देखने के लिए उनका गाना सुनने के लिए फिर आए थे। फिर मैंने तबला उनके साथ बजाया था। फिर वो मेरा तबला सुन के खुश हुए थे। तब मैं 7वीं 8वीं में ऐसे कुछ था। फिर तब वो सुनने के बाद वो बोले, मेरे पेरेंट्स को बोले कि मैं बम्बई में रहता हूँ, इसको मेरे पास भेज दो, ये अच्छा तबला बजाता। अच्छा। तो हमने वो ऐसे एज ए कॉम्प्लीमेंट वो लिया, लेकिन ऐसे सीरियसली हमने सोचा, मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा, मैंने भी नहीं, तब मेरी उम्र भी नहीं थी ये सोचने की। अच्छा। तो उसके बाद 14
के बाद 12-14 साल के बाद मैं उन्हीं कलाकार के पास तबला सीखने के लिए गया। वाह। तो गुरुजी मुझे उस टाइम मिले थे जब मैं ओहो। 7वीं 8वीं में था, लेकिन तब शायद वक्त नहीं था, सही समय सही नहीं वक्त था। सही समय नहीं था। तो अपने अपने आप 10-12 साल के बाद वो सही समय आ गया और मैं गुरुजी के पास चला गया। तो ऐसा लगता है कि मुझे जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा मेरा बहुत ही मानना है, उसके उसके मेरा बहुत विश्वास है। पंडित जी, आपने कभी बोला वो गुरुजी को ये घटना के बारे में कि तब आप? हाँ। अच्छा। उनको भी याद है, वो उनको भी याद है। अच्छा। ओहो। हाँ। तो आप मतलब ऐसा एक सवाल कि गुरुजी का आपके ये तबला वादक बनने में कितना योगदान है? पूरा मोर देन 100%। अच्छा। क्योंकि जो मैंने तबला बचपन में सीखा था, जरूर सीखा था, लेकिन एक कलाकार बनने के लिए जो एक नजर मिलनी चाहिए होती है हर एक स्टूडेंट को, वो गुरु ही दे सकता है नजर। और वो वाह। जो उसको हम हमारे इसमें अपन मानते ना, दृष्टि दृष्टि एक ओ, एखादा दृष्टिकोण, उसको करेक्ट। हम हमारे संगीत की भाषा में बोलते हैं नजर। और वो नजर संस्कारों से ही मिलती है। करेक्ट। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में जो सीखते हैं उनके ज्यादा चांसेस रहते हैं अच्छा कलाकार बनने के या कलाकार बनने के। क्योंकि ये जो नजर मिलती है ना गुरु से शिष्य को, वो सिर्फ सहवास से ही मिलती है। जो सहवास में जो संस्कार उसके ऊपर होते हैं उससे ही वो नजर मिलती है। वाह। कोविड कोविड के जो 2 साल आए, इसमें बहुत सारे कलाकारों को लिए कठिन गए। तो आपका अनुभव कैसा रहा? आपके शिष्यों का अनुभव कैसा रहा? कैसे आपने खुद को भी संभाला और शिष्यों को भी संभाला? शुरू का टाइम बहुत ही खराब गया। ये पहले जो 2-3 महीने थे जो एकदम कड़क लॉकडाउन के थे, लॉकडाउन में। तब उसकी कोई आदत नहीं थी ना। हाँ। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट गया। फिर बाद में हम सब मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन आना शुरू हो गया। हमने ऑनलाइन जो घर में अच्छा। इकट्ठा होके हम जो रियाज करते थे या तालीम में देता था, वो ऑनलाइन देना मैंने शुरू किया। तो वो एक फर्क हो गया। और दूसरी बात यह है कि दूसरी अच्छी बात इसमें जो हो गई कोविड में, कि हर एक कलाकार को इंक्लूडिंग माई सेल्फ खुद की तरफ देखने के लिए अवसर मिला। हम्म। खुद की तरफ यानी मैं बोल रहा हूँ म्यूजिकली। क्योंकि हर एक कलाकार अपने कॉन्सर्ट्स में उसके लिए ट्रैवलिंग में अलग अलग उसके प्रोजेक्ट्स में इतने बिजी रहते हैं कि ऐसे टाइम उनको मिलता ही नहीं है। तो ऊपर वाले की अभी कृपा से ऐसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाले ने ये हमको समय दिया खुद का। अभी हमारा कैसे चल रहा है, सही रास्ते पे है या नहीं है, ये सब देखने के लिए सब कलाकारों को ये अवसर मिला। वाह। और मैंने इसमें जो चीजें मैंने आज तक बजाई नहीं थी या बजाना मेरा रह गया था, सीखना बजाना, वो चीजों को मैंने परस्यू करने की कोशिश की। तो ये बहुत एक अच्छा मौका मिला जिसको हम क्या बोलते हैं, आत्म परीक्षण करने का। वाह। हमें बीच में मौका मिला, हम आनंद भाटी जी से मिले थे। अच्छा। 2 चीजें बहुत अच्छी कही पंडित भीमसेन जोशी ने, जो उनको बताई थी कि जो समय दिया है उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देना आना चाहिए। ऐसा नहीं कभी बोलना चाहिए कि इतना समय ही चाहिए तो ही मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। और दूसरी उन्होंने सही बहुत बात। अच्छी कही कि पंडित जी ने उनको बताया कि रियाज करते वक्त परफॉर्मेंस मत करो,
और जब महफिल में परफॉर्मेंस करने के लिए बैठे तो रियाज मत रियाज, करो। परफेक्ट परफेक्ट। वो दो चीजें उन्होंने कही थी। तो या 2020 और 2021 कोविड ईयर आपके लिए, जैसे आपने कहा कि वो इंट्रोस्पेक्शन और सारा खुद को और अच्छा और नया सीखने के लिए उसके फायदेमंद रहा। बिल्कुल 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 फायदेमंद जी, मेरे पास तो बहुत सारे सवाल है ही, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी समय ये भी आ गया है कि शायद जो ऑडियंस है उनको भी मैं मौका दूं कि अगर उनको कुछ सवाल पूछना है तो अगर आपकी अनुमति से वो भी कुछ सवाल अगर उनका पूछना अगर वो चाहते हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली ये जो फोरम है यहाँ पे पेरेंट्स भी है, यहाँ पे टीचर्स भी है, और बिकॉज हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पे साधक भी है। तो इसलिए है। अरे हमने वाह, जो आपको सवाल पूछने की कोशिश की वो कहीं कहीं ना कहीं एक बार एक पेरेंट के एंगल से पूछने की कोशिश की, कहीं ना कहीं एक साधक के हिसाब से उसको जानने की कोशिश की। गुरु शिष्य तो हमारा, हम बोल सकते हैं कि फेवरेट टॉपिक है। तो गुरु शिष्य का खुद अनुभव लिया है, इसलिए वो उस एंगल के भी सवाल हमने आपसे पूछने की कोशिश की और जानने की कोशिश की आपसे कि क्योंकि म्यूजिक भी आखिर में, जैसे आपने कहा कि साधना, और साधना के बाद तो उपासना, वो भी आपने कहा वो एंगल से है। और मैं ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप में से भी किसी को अगर सवाल पूछना है तो यू कैन प्लीज रेज योर हैंड, और हम आपको भी मौका देंगे कि आप पंडित जी से सवाल पूछ पूछ सकते हो। पंडित, सारे करियर में कभी ऐसा मौका आया कि आपको ऐसा लगा कि मतलब जैसे अंदर से ही प्रेरणा मिली थी कि तबला वादक बनना है, तबला वादक आप बन भी गए, आपके बहुत सारे शोज होते हैं, इंटरनेशनल शोज होते हैं, पर फिर भी ऐसा कभी मौका आया कि जहां पे लगा कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, कौन सी दिशा में मैं जा रहा हूँ, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं, अंदर से, अंदर ही अंदर से, बाहर तो शायद बहुत बार घटना कोई घटती भी नहीं, होता भी नहीं है, पर मन में ही एक कहीं कहीं ना, हम बोलते हैं जिसको, डाउट आता है कि क्या हो रहा है ये। ऐसा कभी मौका आया? ऐसा कभी नहीं हुआ फॉर्चुनेटली। जैसे मैंने बोला कि मेरा जन्म ही ऐसी फैमिली में हुआ कि जो बहुत ही कल्चर्ड वातावरण में मैं बड़ा हुआ। मेरे दोस्त लोग सब अच्छे मिले मुझे, मेरी फैमिली अच्छी मिली। तो कभी ऐसा कभी ख्याल मन में आया नहीं कि मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या कुछ सही कर रहा हूँ या नहीं। ऐसा कभी मन में नहीं आया मुझे। पेरेंट्स को बाद में कभी डाउट नहीं आया ना कि वो जो कभी आपका भी नहीं। 5 साल कभी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बीवी को भी कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, उनको भी नहीं, उनको भी नहीं, कभी नहीं। रियली रियली फॉर्चूनेट, सब लोगों ने आपको सपोर्ट किया बिल्कुल और बिल्कुल। आपका बहुत ही डिसीजन भी अच्छा रहा। बहुत ही मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि ऐसे सब अच्छे लोग मेरे मुझे जन्म से अभी तक मिल गए। उसमें आज अभी आज की तारीख में उसमें उसमें अभी स्टूडेंट्स का भी अभी आपको इंक्लूड करना पड़ा। स्टूडेंट्स भी बहुत सारे अच्छे मिले मुझे। डेफिनेटली, आज की तारीख में कोई ऐसा स्टूडेंट देखा है कहीं, आता है ऐसा इंजीनियर करने के बाद अभी चलो शुरू करता हूँ मैं म्यूजिक वगैरह, ऐसी घटना है? एक दो आए हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो स्टडीज के बाद इंजीनियरिंग होने के बाद भी तबला सीखना चाह रहे हैं और तबला ही करियर करना चाह रहे हैं, ऐसे एक दो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास और अच्छा बजा रहे हैं। और मेरा मेरा मानना है कि वो भी जरूर अच्छे कलाकार बन जाएंगे, मशहूर कलाकार बन जाएंगे। वाह, मैं- मतलब आज की तारीख में भी ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो हाँ सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। एक्चुअली म्यूजिक करियर लेना ये आज के दिन में ज्यादा आसान है ऐसे मुझे लगता है। अच्छा। जब मैं तबला सीख रहा था तब सिर्फ तबला परफॉर्म करना, कॉन्सर्ट बजाना, वही एक एवेन्यू था इनकम के लिए। अभी अभी बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हुए हैं, जैसे कि फ्यूजन म्यूजिक है, रिकॉर्डिंग्स है, बॉलीवुड है,
अलग अलग टाइप के कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स रहते हैं। यानी आपको सबको क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स मिलेगी ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन जो अच्छा तबला वादक है उसको वो अच्छा इनकम उसको जरूर मिलेगा। मैंने उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा, ये आज का अच्छा माहौल है। अच्छा, वैसे हमारे जब मैं स्टूडेंट था तब नहीं था। पर वो तो पेरेंट्स को हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। कोई इंजीनियर बनने के बाद एट द एज ऑफ 23 अगर ऐसा डिसीजन ले रहा है, क्योंकि हाँ जाओ हाँ, बाबा। ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी हिम्मत तो जुटानी पड़ती ही है, लेकिन उनको विश्वास भी रखना पड़ता है कि अगर गुरु कह रहे हैं कि इसका अच्छा हो जाएगा तो अच्छा ही होने वाला है उसका। वाह, सबको आप जैसे, जिससे आपको गुरु मिले और जैसे आप गुरु हो वैसे ही गुरु मिले सब लोगों को, तो शायद ये सहज और सुकर हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि किसी किसी को सवाल सर ने अगर अगर आप 24/7 डिवोटेड टाइम अगर आप आपके करियर को किसी भी करियर में अगर आप दोगे तो आप उसमें 100% सक्सेसफुल हो जाओगे, इसमें मेरा विश्वास है। किसी भी, नॉट ओनली म्यूजिक, किसी भी करियर में, किसी भी फील्ड में अगर आप 24/7 उसमें डेडिकेटेड टाइम उसको देते हो, काफी साल देते हो, तो जैसे मैंने बोला वो 10,000 10,000 आवर है, घंटे, तो 10,000 100% आवर्स। आप अच्छे टॉप लेवल पे जाओगे उस फील्ड में। ये इसके ऊपर मेरा 100% विश्वास है। लेकिन आज के जमाने में वो मुश्किल भी है क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। अच्छा, वो म्यूजिक से जो डिस्ट्रैक्शन से परे होके फोकस रहेगा वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच पंडित जी। आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर मैं कंटिन्यूअसली आपको सवाल पूछ रहा हूँ और आपने सारे सवालों के जवाब हमें दिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। क्योंकि माय कई कई प्लेजर। एक्चुअली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए, और आप आपके परिवार से, यानी वो ये जो आपका आध्यात्मिक परिवार है उस परिवार से जुड़ने का मौका दिया मुझे, तो मैं आपको एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुरु जी है क्या अश्विनी? अजीत सर इज अवेलेबल? या एनी क्वेश्चन बाय दैट टाइम, एनी वन? जयराम सर, एनी क्वेश्चन? अच्छा, जय आपने गुरुदेव जो प्रांजल। हाँ, जय गुरुदेव जयराम सर। सॉरी, मेरे कोई सवाल तो है ही नहीं। मैं सुन रहा था पूरा 1 घंटा। लेकिन म्यूजिकल बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे पता है क्या करना पड़ता है। जैसे पंडित जी ने बोला, बहुत ही बड़ी तपश्चर्या है। जिस लेवल पे आज वो है, पंडित जी सुरेश तळवलकर जी, उनको भी मैं अच्छी तरीके से सुनते आ रहा हूँ बहुत सालों से। तो जो तपश्चर्या है वो उससे इंस्पिरेशन लेके जो अभी नई पीढ़ी है उनमें से कोई कलाकार अगर तैयार हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी भारतीय संगीत के लिए। और मुझे विश्वास है कि वो होगा, कोई ना कोई तो हो ही रहेंगे ही कि जो अभी तैयार होंगे इसके बाद। तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ पंडित जी को, रामदास पड़सले जी को। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही जो मैंने गए कुछ सालों में खुद भी एक्सपीरियंस की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जयराम। या वैशाली, यू हैव एनी क्वेश्चन? जय गुरुदेव। नमस्ते रामदास जी। मैंने सॉरी आई मिस सम शुरुआत का पार्ट मैंने थोड़ा मिस किया है, तो अगर ये क्वेश्चन में पूछने वाली हूँ अगर आंसर हो गया होगा तो मुझे माफ करना। नो बट प्रॉब्लम।
लाइक हाउ हम लोग बच्चों को जैसे म्यूजिक एज अ हॉबी, तबला वादन एज अ हॉबी लेने के लिए हम उनको कैसे एनकरेज करें, क्योंकि जिन घरों में म्यूजिक का बैकग्राउंड है नहीं, बट पेरेंट मतलब एज अ पेरेंट मुझे बहुत पसंद है कि और कभी लगता है कि बच्चों ने लाइफ में मतलब जो हमें करने को नहीं मिला तभी, क्योंकि तभी पेरेंट्स वर नॉट दैट सपोर्टिव हमारे यंग एज में, बट अभी बच्चों को ये बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से हम उनको एनकरेज कैसे करें कि वो अपनी एक कोई हॉबी डेवलप करे, स्पेशली इन म्यूजिक, क्योंकि वो जो दिस इज एक्चुअली लाइफ लॉन्ग मेडिटेशन काइंड ऑफ थिंग, राइट? सो आई वुड लाइक सम टिप्स के अगर हम टीनेजर्स को, स्पेशली छोटे बच्चों होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, बट टीनेजर्स को हम कैसे एनकरेज करें? एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों को आप जैसे जन्म से अगर उनके ऊपर संस्कार आप करते हो, यानी उनको बहुत छोटी उम्र से अगर आप घर में क्लासिकल म्यूजिक हमेशा लगा के वो जाने अनजाने में उनके दिमाग में वो अगर वो म्यूजिक आता है, वो सुनते हैं, तो उसका बहुत अच्छा असर होता है। और आजकल फॉर्चुनेटली इंटरनेट पे इतना अच्छा म्यूजिक अवेलेबल आपको मिलेगा कि आप हमेशा, और खास करके जब वो उनका जो सोने का टाइम रहता है बच्चों का, तब अगर उनको आप अच्छा म्यूजिक सुनाओगे तो वो तो धीरे धीरे उनमें वो म्यूजिक का ये बढ़ेगा, लाइकिंग बढ़ेगा, और वो अपने आप वो, जैसे हम लोगों ने भी, मेरा लड़का जब छोटा था तब हमें हमेशा ऐसे अच्छे अच्छे कलाकारों का म्यूजिक उसको सुनाते थे बचपन से, तो अपने आप उसको ये वो म्यूजिक सुनने की आदत हो गई, उसके उसके प्रति उसका प्यार बढ़ गया म्यूजिक के प्रति, ये अपने आप हो जाएगा। तो आप उसको अपने आपके बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से आप वो सुनाते रहिए, सिर्फ यानी घर में चलने दीजिए म्यूजिक, वो अपने आप खेलते खेलते वो सुनेगा, सोने के वक्त सोने के टाइम पे सुनेगा। तो ऐसे अगर वो सुनतेगा तो अपने आप उसको वो अच्छा अच्छा लगेगा, और वो उसका प्यार म्यूजिक के प्रति बढ़ेगा। राइट, बट अभी जैसे वो टाइम तो चला गया, क्योंकि हमारे बच्चे ऑलमोस्ट 14-15 एज में है, तो अभी कोई चांस है कि हाउ लाइक कैन दे स्टिल डेवलप, लाइक ये सीड अभी हम उनमें डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं। जैसे अगर आप अगर उस्ताद जाकिर हुसैन अभी साल में 2 बार आते हैं पुणे में, मेरे गुरुजी तो पुणे में ही रहते हैं, उनके उनके भी काफी कॉन्सर्ट रहते हैं। तो ऐसे जब अच्छे कलाकार जब परफॉर्म करते हैं पुणे में, तब उनको आप साथ में ले जाइए, उनका यूट्यूब पे उनको सुनाइए, तो उनको 100% अच्छा लगेगा। और मेरे बारे में आपको बताता हूँ मेरा कैसा हुआ कि जब मैं बचपन में सीखा तबला, लेकिन वो बाद में मेरा वो स्कूल की वजह से ऐसा नहीं, लेकिन वो बचपन में थोड़ा सा हॉबी जैसा था, तो स्कूल एक्टिविटी बढ़ गई तो वो थोड़ा सा पीछे रह गया। लेकिन जब मैं ऐसे ही 13-14 साल का था तो मुझे ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक सुनने की ये आदत लग गई। तो वो ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक सुनते सुनते मैं क्लासिकल म्यूजिक की तरफ आ गया, वाह! क्योंकि ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक में इतना अच्छा क्लासिकल म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, यानी सब वो पुराने गाने बहुत ही मेलोडियस और बहुत ही अच्छे, सब अच्छे। तब वो बॉलीवुड का गोल्डन एज था, यानी वहाँ के गाने वाले अच्छे थे, लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार, और ये मन्ना डे, मुकेश जैसे सब, ये सब अच्छे गाने वाले, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर बहुत सारे अच्छे थे, मदन मोहन, एस डी बर्मन, ओपी नायर जैसे गीतकार सब अच्छे थे, यानी। और उतना ही नहीं, उनके साथ गाने में जो म्यूजिक बजता था, वो म्यूजिक बजाने वाले म्यूजिशियंस भी बहुत बढ़िया थे, जैसे पंडित राम नारायण जी सारंगी बजाते थे बॉलीवुड में, शिव कुमार शर्मा जी संतूर बजाते थे, हरिप्रसाद चौरसिया जी फ्लूट बजाते थे बॉलीवुड में, ये सब, यानी यानी वो पूरा एक
कमाल का सब गोल्डन एज था वो ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक मतलब, तो वो आप उनको सुनाइए, तो शायद उससे धीरे धीरे उनको क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगने लगेगा। Yes, thank you. Totally agree to that, what you just said. Thank you so much. थैंक यू पंडित जी, थैंक यू वैशाली। क्या मानस, यू हैव एनी क्वेश्चन? या प्लीज गो अहेड, आप पूछ सकते हो सवाल। ओके, अच्छा, ओके पंडित जी। अजीत सर? हाँ प्रांजल। यस सर, जय गुरुदेव। नमस्ते। जय गुरुदेव। Sorry, I missed out the major part of the program. दूसरा एक ट्रेनिंग चालू था ना, तो अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो कुछ अभी पिछले 15 मिनट में सुना, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। माय प्लेजर सर। एवरीबडी लुक्स टू बी वेरी हैप्पी, सब आनंद में दिख रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, पीपल मस्ट हैव एंजॉयड, सबने एंजॉय किया होगा। और आपसे स्फूर्ति लेके, जैसे अभी वैशाली ने कहा कि मेरे ख्याल से घर में एक वातावरण बनना चाहिए, बच्चे लोग जी। वातावरण से सीखते हैं शायद। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जितना कैच देम यंग, जितना जल्दी बच्चे छोटे उम्र में ज्यादा अच्छी तरह से ग्रास्प करते हैं। बिल्कुल तो मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ ना कुछ छंद हो, कुछ ना कुछ कला या कोई आविष्कार हो घर में हो, बट पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि पेरेंट्स को बहुत, पेरेंट्स की बहुत और जिम्मेदारी। सेकेंडली मैं एक चीज देख रहा हूँ पंडित जी की अभी कॉन्सर्ट जाना वगैरह जरा लोगों को मुश्किल लगता है, तो लोग यूट्यूब पे सुनते हैं और कहीं सुनते हैं। डिजिटल वर्ल्ड ने थोड़ा सा दुरावा तैयार किया है। पहले दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो कॉन्सर्ट महफिल को जाते थे, महफिलें बहुत होती थी। थोड़ा सा माहौल बदल गया है। कोरोना ने तो और डिफिकल्ट करवा दिया था 2-3 बरस। बट मैं आशा रखता हूँ कि वो दिन वापस आएंगे, तो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप इधर आए और अपने अनुभव का, ज्ञान का सबके साथ आपने अच्छी तरह से प्रसाद दिया उनको। थैंक यू रामदास जी। थैंक यू सो मच। So once again on behalf of DSPPL, पंडित जी आपको दोबारा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ सीखने को मिला आपके ये इंटरव्यू से, और मुझे ये 100% लग रहा है कि जो भी आज ऑडियंस यहाँ था उनको भी बहुत अच्छा आपके साथ बात करके, और आपने जो जो सवालों के जवाब दिए, जैसे मैंने सर उनको कहा कि हमारे बहुत सारे सवाल पेरेंट एंगल से थे, साधक एंगल से थे, मतलब ये ट्रेडिशनल जैसे इंटरव्यू होता है वैसा थोड़ा इंटरव्यू नहीं था, वो एंगल से भी सवाल थे। पर मैं पंडित जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो सारे सवालों के फिर भी हमें जवाब दिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। एक प्रांजल जी, विथ योर परमिशन एंड पंडित जी परमिशन, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। शायद इसका ऑलरेडी आंसर दिया होगा उन्होंने, लेकिन मेरी एक उत्सुकता है कि हमारे भी जितने सारे साधक हैं, बहुत सारे साधक कलाकार भी हैं, गायक अच्छे हैं, कोई ना कोई म्यूजिशियंस भी हैं, तो हमने देखा कि अध्यात्म का इम्पैक्ट कैसा हो जाता है कला के ऊपर। तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि अध्यात्म की बैठक अगर है किसी को, तो कला प्रस्तुत करने में कितना उसका फायदा हो जाता है? बहुत फायदा होता है। हाँ। बल्कि मेरे गुरुजी का ये हमेशा कहना होता है कि जैसे संगीत में आपको कोई गुरु है, आप किसी के शिष्य हो, वैसे अध्यात्म का के इसमें भी आपको कोई गुरु होना उतना ही आवश्यक है। लेकिन उसका फायदा जरूर कला के हाँ, फायदा जरूर आता है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो परफॉर्मिंग जो आर्ट है ना, म्यूजिक जैसे, उस जिसमें रियाज शुरुआत रियाज से होती है, मैंने बताया, और फिर बाद में उसका साधना में उसका लेवल आगे जाता है। तो उस लेवल पे थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि कलाकार को जब ऐसे लगना चांसेस रहते हैं
कि अभी मेरे जैसा दूसरा कोई बजा नहीं सकता है, मेरे जैसा दूसरा कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है, और वो थोड़ा सा उसमें एक अहम आने के चांसेस बहुत रहते हैं। नहीं, तो इसमें उसको काबू करने के लिए अगर उसको एक आध्यात्मिक बैठक है, उस कलाकार को कोई गुरु है उसके, तो अगर है तो उसमें वो अहम भाव पैदा नहीं होता है और वो आखिर तक सही रास्ते पे ही रहेगा कलाकार। और दूसरा है कि जो कलाकार की जो पर्सनालिटी रहती है ना, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, अभी मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, वो उसके परफॉर्मेंस में 100% दिखता है। और खास करके परफॉर्मिंग आर्ट जैसे तबला है, जब तक फिजिकल फिटनेस होता है, जब तक हम जोश में रहते हैं, यंग रहते हैं, वो 55-60 तक हम कुछ भी जो चाहते हैं वो बजा सकते हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे फिजिकल लिमिटेशंस आना शुरू होती है, उस वक्त अगर आपकी आध्यात्मिक बैठक अगर आपके पास नहीं हो, तो आपको वो ऐसा हो सकता है कि आप, अरे मैं पहले ही इतना अच्छा बजा सकता था, अभी नहीं बजा रहा हूँ, या अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन कलाकार को आने के चांसेस रहते हैं। या तीसरी बात है कि जैसे मैंने बोला कि बहुत अच्छे कलाकार बहुत संख्या में है, लेकिन कॉन्सर्ट्स लिमिटेड है, तो हर एक को हर एक कॉन्सर्ट, हर एक फेस्टिवल में बजाने का मौका मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उससे थोड़ा सा अगर कम ज्यादा हो जाता है, किसी कलाकार को ज्यादा और किसी कलाकार को कम, तो जिसको ज्यादा मिलता है वो उसको अहम ये थोड़ा सा उसमें आ सकता है, या जिसको कम मिलता है वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है। तो ये इससे सबसे बचने के लिए आध्यात्मिक बैठक होना, उसके लिए एक उसका भी गुरु, उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। और अगर वैसे होता है तो आप बच सकते हैं इस सारी चीजों से। ये आध्यात्मिक बैठक होना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद सर, क्योंकि कहीं पे ना एक भ्रम ऐसा पैदा होता है, क्योंकि दो विचार प्रणालियां या मत प्रणालियां हैं। एक प्रणाली ऐसी मानती है कि जितना कलाकार अस्वस्थ हो मन में, उसकी कला उभर आती है। करेक्ट। मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी प्रणाली तो है। और दूसरी विचार प्रणाली जो है कहती है कि कलाकार जितना मन शांत हो, चित्त जितना शुद्ध हो, उसकी कला और बहरती है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज है। हाँ, ये दूसरा ज्यादा सही है। दूसरा, जिसका चित्त मन विशुद्ध हो, निर्मल हो, उसकी कला ज्यादा लोगों को ज्यादा छूती है। ऐसा मैंने महसूस किया है बहुत सारे कलाकारों से। अच्छा। हाँ। थोड़ा सा भ्रमित करने वाला चीज होती है, सामान्य इंसान को समझता नहीं कि किस हिसाब से हो रहा है। क्योंकि आज तक का अगर पास्ट में हम देखेंगे तो कलाकारों की जब बातें सुनते हैं, हर एक को तो मिलते नहीं है, तो नजदीक से नहीं जानते, तो शायद अफवाहें बहुत होती है कि कलाकार को जो एक व्यसन होते हैं, कलाकार को जो एक जीने का उनका तरीका होता है, वो थोड़ा बेधुंध होता है, यानी जरा सिस्टम में फिट नहीं होने जैसा होता है। तो उसके पीछे एक मन अस्वस्थ रहना चाहिए कि स्वस्थ होना चाहिए, ये दोनों के ऊपर थोड़ा सा एक्चुअली वो जो ऐसे काफी कलाकारों के बारे में सुनने मिलता है, लेकिन उसका कारण मुझे ऐसे लगता है कि जिन कलाकारों का जो स्टैग्नेंट हो जाते हैं ना, कि रियाज से साधना से उपासना, ऐसे जो जर्नी होनी चाहिए, वो जिनकी नहीं होती है। अच्छा। और जो कोई भी चीज जरूरत से और लायकी को क्या बोलते हैं अभी हिंदी में,
मी मराठीत सांगतो की कुठलीही गोष्ट जर जरुरतीपेक्षा आणि लायकीपेक्षा जास्त मिळाली तर त्याचं विष होतं. अच्छा. तर कदाचित जरूरत जैसे आपने जैसे कहा कि अहम भाव आके अगर उसको लगता है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ तो फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से होता होगा थोड़ा सा, अहम भाव को संभाल नहीं सकते. अभी मैंने फॉर्चुनेटली मैं ऐसे किसी भी दोनों चीजों से मैं बचने की कोशिश हमेशा करता हूँ, क्योंकि मुझ पे ऐसे संस्कार हो गए मेरे पेरेंट्स से मेरे स्कूल में कि ऐसे कोई अहम भाव की भी कभी हुआ नहीं और कभी फ्रस्ट्रेट भी नहीं हुआ हूं मैं. तो मुझे लगता है कि इस बारे में सोचना कभी मैंने सोचा नहीं है, तो अभी मुझे वो रिप्लाई करना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि आपको. मैं समझता हूँ. लेकिन मुझे ऐसे पक्का ये है कि जो कलाकारों के बारे में हम सुनने को मिलता है वो उनको जरूरत से और उनकी हैसियत से ज्यादा मिल रहा है, इसलिए वो ऐसे राह पे जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you Ajit sir, thank you very much. Once again on behalf of entire DSPPL team, thank you very much for coming and joining for this particular session. और सारे ऑडियंस को भी धन्यवाद जो आज उपस्थित है, उन सबको थैंक यू वेरी मच. और with Guruji's permission and Panditji's permission, we will close the session today now. Thank you very much. Thank you, Pranjal. धन्यवाद. Jai Guru.